प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया लोकार्पण। सद्भाव, संभाव और समावेश पर दिया जोर। गुमला आंजन धाम में 251 किलोग्राम घंटा का हुआ उद्घाटन। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ कई प्रत्याशियों ने लिया पर्चा। 23 अप्रैल तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। 14 मई को मतदान। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सेवा की हुई शुरुआत। आम नागरिक बड़े डॉक्टरों से ले सकेंगे सलाह। और दुमका में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री ने संदेश प्रेषित कर कहा, पुस्तकों और पुस्तकालयों की उपस्थिति समाज के विकास का परिचायक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। दोनों हाथ ऊपर बंद करके जरा तालियां बजाना चाहिए। और अब आप ही अपनी तालियों से देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को आमंत्रित करें। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हनुमान वो शक्ति और संबल हैं जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र हैं। हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है। प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की धारा सद्भाव, संभाव और समावेश की है। प्रभु श्री राम की जीवन लीला सबका साथ, सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण है। हमारी संस्कृति की धारा सद्भाव की है, समभाव की है, समावेश की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई, तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का,
समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है, जिसके हनुमान जी बहुत अहम सूत्र रहे हैं। सबका प्रयास की इसी भावना से आजादी के अमृत काल को हमें उज्जवल करना है, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत ने आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन मौके पर माता अंजनी पुत्र हनुमान जी की जन्मस्थली आंजन धाम स्थित माता अंजनी मंदिर परिसर में 251 किलोग्राम के घंटा का उद्घाटन किया। गुमला से करीब 20 किलोमीटर दूर माता अंजनी पुत्र हनुमान जी की जन्मस्थली आंजन धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और यहाँ के दर्शन पूजन से मनोकामना पूर्ण होती है। गुमला के एक भक्त सज्जू शर्मा ने अपनी मनौती पूर्ण होने पर 251 किलोग्राम का घंटा उत्तर प्रदेश से बनवाकर यहाँ स्थापित किया, जिसका सांसद सुदर्शन भगत ने घंटा बजाकर उद्घाटन किया। लगातार व्यक्तिगत रूप से भी हमने निवेदन किया है, प्रश्नकाल में भी हमने क्वेश्चन उठाया इस धाम के विकास के लिए, और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मंदिर परिसर में 251 किलो का आज विशाल घंटा का भी आज उद्घाटन हुआ है। माता अंजनी मंदिर परिसर में घंटा स्थापित करने वाले संजू शर्मा ने बताया कि यह घंटा उत्तर प्रदेश के जलेश्वर में बनवाया गया है। इस घंटे के पश्चिम में माता अंजनी की मूर्ति है, जबकि उत्तर और दक्षिण में स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है। मेरा घंटा जिसने बनाया है वो एक अद्भुत घंटा है। ये इसकी नक्काशी और माँ अंजनी की मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं माँ अंजनी की मूर्ति पूरब और पश्चिम में लगवा सकूं और उत्तर और दक्षिण में इसमें स्वास्तिक है। एक अद्भुत घंटा है। मान्यता के अनुसार गुमला से करीब 20 किलोमीटर दूर माता अंजनी के नाम से विख्यात आंजन ग्राम में अवस्थित पहाड़ की गुफा में माता अंजनी का निवास था, जहां उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी को जन्म दिया था। तब से यहां पर भक्तों की अपार उमड़ती रही है। यहाँ झारखंड ही नहीं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी हनुमान जी की जन्मस्थली का दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव के सिलसिले में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्याशी 23 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 25 और 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 27 और 28 अप्रैल को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 29 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा, जबकि मतगणना 17 मई को कराई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में 4 चरणों 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा, जिसके माध्यम से गांव की सरकार का गठन हो सकेगा। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने प्रपत्र 5 में पंचायत निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया और जरूरी जानकारियां साझा की। साहिबगंज जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई तथा कुछ प्रत्याशियों ने पर्चे दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में साहिबगंज के बरहरवा, पटना और बोरियो प्रखंड में आगामी 14 मई को वोटिंग होगी, जिसके लिए शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन कुछ प्रत्याशियों ने पर्चा लिया। मुखिया पद के लिए आवेदन पत्र लेने आई हूँ। पटना के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन कुमार सौरभ ने बताया कि उनके प्रखंड में कुल 163 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 54,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
प्रखंड पटना प्रखंड में अभी टोटल 163 बूथ बनाया गया है पंचायत चुनाव के लिए और तकरीबन 53,000 कुछ वोटर हैं, लगभग 54,000 के आसपास हैं और दिनांक 16 तारीख यानी आज से 16 अप्रैल से हमारे नामांकन की प्रक्रिया जारी है और इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इधर बरहरवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने बताया कि शनिवार से उनके प्रखंड में भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि सुचारू मतदान के लिए प्रखंड में कुल 312 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 1,10,170 मतदाता वोट डाल सकेंगे। प्रखंड में आज दिनांक 16/4/22 से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रखंड के 312 मतदान केंद्र पर 1,10,170 मतदाता मतदान करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण को लेकर इच्छुक उम्मीदवार आगामी 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि 14 मई को मतदान होगा और 17 मई को मतगणना कराई जाएगी। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इधर लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज त्रिस्तरीय पंचायत के निमित्त गठित विभिन्न कोषांगों के नोडल व वरीय पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर मंथन हुआ और जरूरी हिदायतें दी गई। सत्रीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिले के एडीएम नंदकिशोर लाल ने बूथों का निरीक्षण किया और व्यवस्था की जानकारी ली। जिला परिषद का आरओ और आरओ के हैसियत से बूथों को देखना, पंचायतों को देखना जरूरी रहता है, क्योंकि उसमें 7 जिला परिषद सदस्यों का चयन होना है, 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, है ना। जिला परिषद संख्या 4 से लेकर के 10 तक का वहीं से चयन होना है। और ऐसे परिस्थिति में लोकेशन जानने से फायदा क्या होता है कि डे ऑफ इलेक्शन चाहे कोई गतिविधि हो, चाहे नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो, कैंडिडेट को जानने की स्थिति हो या जो भी। पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़ प्रखंड में पहले चरण में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आज निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया गया। पाकुड़ प्रखंड में निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन को लेकर प्रपत्रों, मार्गदर्शिका और अन्य दस्तावेजों की खरीदारी के लिए संभावित उम्मीदवारों का निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालयों में आना शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि पाकुड़ प्रखंड में पंचायत चुनाव के सिलसिले में पहले चरण में मुखिया के 36, वार्ड सदस्य के 561, पंचायत समिति के 54 और जिला परिषद के 6 पदों पर चुनाव होगा। प्रथम चरण में पाकुड़ में जिला परिषद की 6 सीटें, पंचायत समिति की 54 सीट्स, मुखिया के 36 सीट्स और 561 सीट्स वार्ड मेंबर के लिए, इसके लिए चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि प्रशासनिक महकमा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में सटी 5 सीमा पर चेकपोस्ट क्रियाशील हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैं वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक के समय के बीच में जाकर के इनके कार्यालय कक्ष में जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने पाकुड़ प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण कर नामांकन स्थल में किए गए इंतजामों की भी जानकारी ली। नामांकन के पहले दिन एक भी प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं किया। राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि जिले में चारों चरणों के चुनाव में मुखिया के 256, पंचायत समिति सदस्यों के 295, वार्ड सदस्य के 2,952 तथा जिला परिषद सदस्य के 29 पदों के मतदान को भयमुक्त, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज रांची में राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। प्रारंभिक पायदान ग्राम पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव है और वो चुनाव यहाँ दल विहीन हो रहा है। यहाँ पर व्यक्तियों के स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ यहाँ चुनाव होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की। से अब दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसे अस्पतालों के डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। देश के 1 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जुड़ गए हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की। सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी, कोडरमा और जामताड़ा को छोड़कर राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 ग्राम पंचायतों में आज पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ चुनावी डुगडुगी बज गई। इन जिलों में सोमवार से नामांकन का कार्य तेज होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद त्रिकुट रोपवे हादसे में लोगों को जान बचाने वाले देवघर स्थित बलडीहा निवासी पन्ना लाल के घर शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए उपायुक्त देवघर ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारी को जांच करते हुए पन्ना लाल को आवश्यक सभी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अचानक राजभवन तलब किया तथा उनसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनगढ़ा में पत्थर की माइनिंग लीज होने के मामले की जानकारी। पाकुड़ में पंचायत चुनाव के सफल संचालन को लेकर अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कोषांग से संबंधित बैठक का आयोजन हुआ तथा चुनाव से संबंधित जरूरी हिदायतें दी गयी। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वाले अमर वीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी को आज रांची समेत राज्य भर में उनके शहादत दिवस पर याद किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने ट्वीट कर उन्हें शत शत नमन किया। कृषि निदेशालय ने बताया है कि विभिन्न जिलों में राज्य सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को विस्तार देने में लगातार जुटी है। ये प्रणाली किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोहरदगा मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सरकार सच सामने लाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर उनका मनोबल तोड़ रही है। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली शक्तियों को सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। रांची की एक निचली अदालत ने कफन सत्याग्रह मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इन दोनों ने साल 2015 में स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव में कफन सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसके पहले भी साव दंपति को हजारीबाग के बड़कागांव गोलीकांड मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। रांची की बेटी डॉक्टर शिखा आनंद को पिछले दिनों इंदौर में आयोजित 64वां ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी सम्मेलन में बेस्ट जनरल पेपर अवार्ड का पुरस्कार मिला। डॉक्टर शिखा इस समय रिम्स रांची में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की,
उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 975 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 796 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1 अरब 86 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। बोकारो उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, दवा वितरण केंद्र, जांच घर का निरीक्षण किया। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण करने पर जोर दिया। खनन पट्टा मामले पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। समाचार पत्र में ये पढ़ने को मिला कि खदान लीज के मामले में राज्यपाल ने मुख्य सचिव को तलब किया और उसमें से ये भी जानकारी उस अखबार में मिला कि मुख्य सचिव ने खान विभाग के हवाले से ये कहते हैं कि फरवरी के 2022 में माइंस को सरेंडर कर दिया गया। अब ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। अगर कोई चोर खूंटी में सामूहिक सरहुल महोत्सव सह सरहुल मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा विधायक कोचे मुंडा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान समृद्ध जनजातीय परंपरा के दर्शन हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के जादूर अखड़ा में 7 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले कला एवं सांस्कृतिक भवन का शिलान्यास भी किया। रांची जिला अंतर्गत राहे ओपी थाना क्षेत्र के कोटांगदा गांव में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिम्स में इलाज के क्रम में उनमें से एक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने कोटांगदा के सामने सिल्ली राहे सड़क को जाम कर दिया, जिसे बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप के पश्चात हटाया गया। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिरिडीह में लू जैसे हालात बने रहे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। कल से 22 अप्रैल तक कहीं कहीं बारिश के भी आसार हैं। दुमका के राजकीय पुस्तकालय में आज से 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जाने माने प्रख्यात साहित्यकारों तथा कवियों ने दीप जलाकर इस 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। ये इनके कार्य है, समाज के प्रति, साहित्य के प्रति इनकी संवेदनशीलता है और खास आज का ये दिवस जो बहुत सारे पैगाम के साथ बहुत सारे बड़े संचारित होने लगती है। दुमका में पहली बार आयोजित इस साहित्य महोत्सव में पुस्तकालय के महत्व, झारखंड की कला संस्कृति, समाज, प्रकाशन और वन्य जीवन जैसे विषयों पर साहित्य का प्रभाव पर 2 दिनों तक चर्चा की जाएगी। तो मेरा होप है कि इच्छा है कि यहाँ कुछ फायदा हुआ है और होगा और होना चाहिए और होना भी चाहिए।
तो जो लोग पढ़ते हैं, अगर आपने हिंदी साहित्य ही पढ़ा होगा तो हिंदी के जो बड़े लेखक थे सबके सब बड़े विद्वान भी थे, काफ़ी अच्छे पाठक थे। जिन्होंने जितना पढ़ा उनको अपने जीवन को समझने में और दूसरों को समझाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसको लाइब्रेरी से वो पा सके। तो ये आयोजन अगर आप जो मीडिया के लोग हैं इसको राज्य के प्रमुख घटनाओं में आप मानिए। इस दौरान दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने उपस्थित लोगों के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रेषित संदेश को पढ़कर सुनाया, जिसमें श्री सोरेन ने पुस्तकों और पुस्तकालयों की उपस्थिति को समाज के विकास का परिचायक बताया। इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और ये प्रयास है कि इसके माध्यम से साहित्य और पुस्तकों के प्रति न केवल दुमका में बल्कि पूरे राज्य में एक मुहिम चलाने में मदद मिल सके और ज्ञान का विस्तार हो सके। दुमका के राजकीय पुस्तकालय में आयोजित इस साहित्य महोत्सव में 7 चरणों में साहित्य विषय को लेकर चर्चा की जाएगी। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले की आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुस्लिम बस्ती से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 15/4/2022 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजा। इधर रांची रेलवे स्टेशन से 48 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इन तस्करों की गिरफ्तारी हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस की जांच के दौरान हुई। जीआरपी ने मामला दर्ज कर तस्करों को जेल भेज दिया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया लोकार्पण। सद्भाव, संभाव और समावेश पर दिया जोर। गुमला अंजन धाम में 251 किलोग्राम घंटा का हुआ उद्घाटन। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ कई प्रत्याशियों ने लिया पर्चा। 23 अप्रैल तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। 14 मई को मतदान। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर 1 लाख केंद्रों पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सेवा की हुई शुरुआत। आम नागरिक बड़े डॉक्टरों से ले सकेंगे सलाह। और दुमका में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री ने संदेश प्रेषित कर कहा, पुस्तकों और पुस्तकालयों की उपस्थिति समाज के विकास का परिचायक।